Yeah, amazing second. Could we start with the introduction, Mr. Devang? Okay. Hello everyone. I am Devang Shukla from third year computer department, VIIT College, and I am currently working as VR developer at Nix, and I'm an active freelancer too. Today, I'll be talking about UI UX principles in XR and immersive technologies. So I welcome you all. Let everyone join. I guess there were 50, and the meeting got ended, so we'll wait for 5 minutes. We can wait, right? So, Yes, sir. I guess we can start. okay, sir. So, first of all, thank you, sir, for inviting me, and I'll be starting. And we'll be keeping both the languages, Hindi and English. आप बीच बीच में मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो, तो इंटरेक्टिविटी बनी रहेगी. Okay, so today's session is all about UI UX and XR for HMI. HMI stands for Human Machine Interface. So, a little bit about me. As I mentioned earlier, so अभी मैं VR डेवलपर एओनिक्स में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एनिमेशंस, इंटरेक्शंस, यूआई वगैरह बनाता हूँ VR लैब्स के लिए. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा काम रहता है यूज़र एक्सपीरियंस का, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. मैं एक एक्टिव फ्रीलांसर भी हूँ, जो मतलब मैं 1 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ. फ्लटर में पहले करता था और अभी प्रॉपरली XR के ही फ्रीलांस लेता हूँ. तो अभी मैंने रिसेंटली इंडस्ट्री प्रोजेक्ट किए, जैसे सिप्ला के लिए किया था. फिर एओनिक्स के लिए पहले फ्रीलांस करता था, अब जॉब लगी है. एंड सिमिलरली मैंने रेस्टोरेंट्स के लिए, जैसे AR मेन्यू वगैरह जो होते हैं उनके रेस्टोरेंट एप्लीकेशंस पे, वैसे भी काम किया है. तो ठीक है, आज का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा, हम यूआई यूएक्स प्रिंसिपल्स की बात करेंगे एचएमआई के लिए, ह्यूमन मशीन इंटरफेस के लिए. और एक्सआर एप्लीकेशंस जो यूज़र इंटरेक्शन में कैसे डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं एक्सप्लोर करने के लिए, वो सब रहेगा. कि कितने सारे एग्जांपल्स वगैरह हैं एक्सआर के लिए. और हम फ्यूचर को भी समझेंगे, जो मेरे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अगर आप लोगों को वो बढ़िया लगेगा तो मेरे पास प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी है, जिसको भी किसी पे वर्क करना हो तो. ठीक है, सो इससे स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन? सो बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस, हम इसको ज़्यादा, जो इस सेशन रहेगा ये पूरा एक्सआर ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फील्ड भी है. बट क्योंकि इसलिए, क्योंकि वीआर एक ऐसा डिवाइस है जो सब लोगों के पास है नहीं, क्योंकि वो इतना इतना एक्सेसिबल नहीं है सबके पास में. बट ये है कि जो भी, अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस किसी को दे रहे हो तो उसको समझाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि आप लोगों में से जिसने भी वीआर यूज़ किया होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, हमको भी नहीं समझता है, क्योंकि कंट्रोल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. जो भी कंट्रोलर यूज़ कर रहा है, कि प्राइमरी बटन कौन सी है, सेकेंडरी बटन कौन सी है, टॉगल कैसे करना है, वो सारी चीज़ें एक लेमन लैंग्वेज में एक नॉर्मल यूज़र को नहीं समझ में आता है जल्दी से पहली बार में. तो इसीलिए हमारा काम यूज़र एक्सपीरियंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि कोई भी यूज़ करे उसको उसको तुरंत समझ में आना चाहिए कि करना क्या है. उसके लिए ऐसा डेमो बनाना या बटन्स ईज़ियर रखना. जो गेम्स खेलता है उनके लिए ठीक है, लेकिन सबके लिए बनाना बेटर रहता है. तो
जो अभी भाई जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है लर्नेबल। जो मैंने बोला कि जो लर्न होना, मतलब तुरंत ही समझ में आए कि हाँ भाई यूज़ कैसे करना है। क्योंकि हम प्रोडक्ट अच्छा बना लेंगे, उसका यूज़ केस अच्छा होता है, लेकिन अगर हम उसको समझा ही नहीं पाएंगे कि यूज़र को यूज़ कैसे करना है, तो पॉइंट ही नहीं रहेगा। उसके बाद में एक्सेसिबिलिटी। अभी वीआर एक ऐसी चीज़ है जो इतना एक्सेसिबल नहीं है, इतनी अमाउंट में नहीं है, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये रहते हैं कि हम उसको एआर में बनाएं। बट एआर में आपके पास में लिमिटेशंस बहुत सारी आ जाती हैं, सारे फ़ोन्स कंपैटिबल भी नहीं होते। तो उसमें भी कई अपने पास में डोमेन्स हैं, जैसे कि हम वेबजेल बिल्ड्स बना सकते हैं, जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है अपनी वेबसाइट से। और उसके बाद में ऑब्वियसली मेमोरेबल होना चाहिए, जो भी आपने बनाया, जो भी यूज़र यूज़ करके गया है, उसको याद रहना चाहिए कि आपने क्या खिलवाया या क्या देखा है उसके अंदर। यूज़फुल केसेस रहने चाहिए, जैसे अभी आपको पता होगा तो पुणे में रिसेंटली पहली मेडिकल सर्जरी हुई थी जिसमें एक्सआर और रोबोटिक्स यूज़ हुआ था। तो वो काफ़ी एक बड़ी चीज़ थी हमारे इंडिया के लिए भी और एक्सआर के लिए भी, कि स्पेशली इसमें कुछ इस डोमेन में भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, वीआर हेडसेट्स पहन के सर्जरीज कर रहे हैं। उसके बाद में यूजेबल हो गया, फिर डिज़ायरेबल है। अभी क्या है कि यूज़फुल है ठीक है, लेकिन क्या वो एक फैंसी आइटम है या सच में डिज़ायर्ड है, मतलब सच में उसकी कोई ज़रूरत है, वो भी एक मैटर करता है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने यूज़ केस तो बना दिया लेकिन उसका इतना फ़ायदा नहीं है, उसका इतना मतलब यूज़ केस अच्छा होना चाहिए कि भाई हाँ, अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास मतलब उसका काम निकलवाने का अच्छा तरीका होना चाहिए। एंड फिर क्रेडिबल ऑफ कोर्स। ऐसे नहीं कि मैं एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा बना लूँ प्रोडक्ट और फिर उसकी क्रेडिबिलिटी बेसिकली यहाँ पे ये भी मेंशन करती है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो मतलब लोगों को पसंद आना चाहिए। ऐसे क्रेडिबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, लोगों को अच्छा लग रहा है, उसको क्रेडिट्स वगैरह सब बढ़िया से चल रहा है। तो अभी नेक्स्ट है फिर व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। सो वही जैसे अभी बोला, डिज़ाइन थिंकिंग बेसिकली यही 4 पॉइंट्स पे मैं पढ़ूँगा, तो नहीं 4 पॉइंट्स पे रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी आप प्रॉब्लम जैसे लिया है, लेट्स सपोज़ अगर आपने, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था मेरा पहला वाला, एआर फॉर एनाटॉमी करके, जो हम बायोलॉजी में एनाटॉमी वगैरह पढ़ते हैं, उसके 3D मॉडल्स मैंने उस पे डाले थे एआर में। एंड जो भी बंदा आता था वो देख सकता था, उसको इंटरैक्ट कर सकता था, ज़ूम कर सकता था, उसको रोटेट कर सकता था। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने ऐसे सोचा था कि जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए ईज़ी रहेगा, क्योंकि सबके पास में मॉडल्स नहीं होते जो फिज़िकल मॉडल्स खरीदते हैं। और बट एआर ये है कि लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर वो ह्यूमन सेंटर्ड था, वो कई सारे लोगों के लिए बनाया था मैंने, मतलब जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स एक लार्ज पॉपुलेशन है उनके लिए बना था। उसके बाद में इटरेटिव। इटरेटिव ऐसे था कि उसका एक्सपेंशन बहुत बढ़िया हो सकता था, कोलैबोरेटिव भी था। जैसे एक्सपेंशन हम ये कर सकते थे कि उसमें मिनी सर्जरीज या मिनी ट्यूटोरियल्स ऐसे परफॉर्म कर सकता था कोई आदमी। उसमें अगर कोई नर्वस सिस्टम देख रहा है तो उसको जूम करके कोई नर्व पे क्लिक करके उसके बारे में जान सकता था। तो उसको हम काफ़ी डेप्थ में भी बना सकते थे कि उस प्रोजेक्ट में काफ़ी कर सकते थे। अगर आपको पता होगा तो आप लिंक्डइन कर सकते हो। एक कंपनी है सेट्टेवराइज करके, पुणे की ही है। उन्होंने एनाटॉमी के लिए पूरा एक वीआर में बनाया था, जो मैंने उनका देखा था प्रेजेंटेशन, और उन्होंने उसमें प्रॉपर हर नर्व का डिटेलिंग करके डाली थी कि ये नर्व को अगर मैं हल्का सा हटाऊंगा या हल्का सा रिमूव करूंगा, उन्होंने वैसे फैक्शंस भी उसके अंदर डाले हुए थे। तो आप चेक कर सकते हो। उनका नाम देवदत्त पटनायक, ऐसे देवदत्त नाम है उन सर का, आप लिंक्डइन पे देख सकते हो। वो काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट था जो कि एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड था। फिर वैसे ही कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी। फिर अब हम जब बात कर ही रहे हैं तो एक एआर वीआर और एमआर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सो आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी एक कॉइन्ड टर्म है मेटावर्स करके। एंड एक्सर्ट बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही बोलते हैं कुछ लोग, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस होती है। बट ठीक है, एक्सआर के मेजरली तीन क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ, एक्सआर के बेसिकली तीन डोमेन्स जो माने जाते हैं मेजरली, एआर, वीआर और एमआर। एआर होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। सो बेसिकली इसको मैं, अगर जो मैं अपने टर्म्स में जैसे समझता हूँ मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। ऑगमेंटेड रियलिटी इज नथिंग बट रियल वर्ल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। तो रियल वर्ल्ड है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स है। अगर आप में से कोई VIIT कैंपस में आया होगा तो आपको ये जगह समझ में आ रही होगी कि कहाँ है। तो बेसिकली हमारा ये सेकेंड ईयर का मेरा प्रोजेक्ट था जो मैंने क्लब के अंडर बनाया था, जिसमें हम लोग जियो कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे थे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और एक मॉडल को प्लेस कर रहे थे।
इसमें जियो एआर हमने यूज़ किया था, रिमोटली ही प्लेस किया और फिर उसको बिल्ड किया था हमने। डायनेमिकली भी अब हम ये कर सकते हैं कि हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाला एंड मॉडल गेट्स प्लेस डिप्लॉयड। सो ये एक प्रोजेक्ट था काफ़ी, इसको हम लोगों ने ट्रेजर हंट के लिए यूज़ किया था, हम अपने कॉलेज में करवाया था। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। जैसे आजकल आप देखोगे मॉल्स में वीआर सेंटर्स वगैरह खुलने लगे। सो वैसे ही मेरा मतलब हमारा एक ऐसा सीन था कि जैसे अगर जो स्कूल्स या कॉलेजेस होते हैं उनमें फेस्ट होते हैं, आप वहाँ पे अपना प्रेजेंट कर सकते हो कि ये वाला इवेंट हम अपने कॉलेज में करवाएं या दूसरे कॉलेज में करवाएं, जिसमें हम प्रॉपर मॉडल्स ऐसे इकट्ठे करके ट्रेजर हंट करवा सकते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं कि आप अ, ऐसे वो दे सकते हो चिट्स वगैरह जिसमें इसके बारे में कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं कि कौन सा मॉडल किधर है, और वो एक फन एक्टिविटी होती है, गेम्स में इंक्लूडेड कर सकता है, लोग उसको खेलते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ देन देयर इज वर्चुअल रियलिटी। इसका डेफिनेशन है वर्चुअल वर्ल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली वीआर का सीन ऐसा है कि वीआर में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट द ओनली थिंग इज इट्स नॉट दैट एक्सेसिबल रिलेटिवली टू एआर, क्योंकि वीआर हेडसेट्स कॉस्ट अराउंड एवरेजली 35 to 40 के। अगर हम मेटा के लेने जा रहे हैं, HTC के अगर हम लेने जाएंगे तो 1 लाख प्लस भी चले जाते हैं कभी कभी। बट जो लेटेस्ट और जो जिसमें वीआर और एमआर दोनों परफॉर्म होता है, आई गेस मेटा क्वेस्ट 3 है, नो डाउट, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो वीआर में जैसे हमने जो अपने कॉलेजेस में अभी तक एक्टिविटीज़ की है, उसमें फर्स्ट ईयर हमने कॉलेज किया था, तो उसमें 1v1 मल्टीप्लेयर हमने बैटल रखा था, जिसमें शूटिंग बैटल था, हम शूट कर रहे थे वगैरह। तो उसमें हम लोगों को एक काफ़ी अच्छा लर्निंग मिली थी, जो इस बार के हमारा जो आने वाला इवेंट अभी तो रिलीज़ नहीं कर रहे, बट उसमें हम लोग काफ़ी ध्यान रख रहे हैं यूज़र एक्सपीरियंस का। कई लोगों को उसमें दिक्कत हुई थी कंट्रोलर के बटन समझने में, कि उनको पता नहीं था कि कौन सी बटन पे कैसे ऑपरेट होता है। तो सिंस एज अ डेवलपर हमें पता रहता है कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि हम डेली उसको यूज़ कर रहे हैं, बट लोगों को वो जल्दी से नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है, जो फर्स्ट टाइम यूज़र्स थे। तो वो चीज़ हमने काफ़ी अच्छी एक लर्निंग ली थी कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करना है, उसमें यूआई ऐसा डालना है, बटन्स डालने हैं टाइम टू टाइम पे। आप देखो कि कई सारे गेम्स हैं जिसमें जब आप कंट्रोलर अपने जब एक्टिवेट हो जाता है कंट्रोलर, तो उसमें प्रॉपर डेमो आता है कि कौन सी बटन का क्या यूज़ केस है। वैसे डेमोज यूज़र एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं, और वो काफ़ी हेल्पफुल है एज नॉर्मल यूज़र के लिए। ठीक है, फिर आते हैं मिक्स्ड रियलिटी पे। हाँ, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये काफ़ी क्लीशे कॉन्सेप्ट है, सारे लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेटाक्वेस्ट 2 में इतना अवेलेबल नहीं है, 3 में ज़्यादा बेटर है इसके एप्लीकेशंस। सो इसका काम बेसिकली है कि इसमें आई ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग, ह्यूमन ट्रैकिंग सब कुछ हो सकता है, और इसको ये आप समझिए एआर और वीआर का मिक्स है। बेसिकली आप एआर देख रहे हो वीआर के अंदर, ऐसे अगर आप रिलेट करो हेडसेट के अंदर आप एआर यूज़ कर रहे हो, तो वैसे हम बोल सकते हैं। इसके प्रोजेक्ट्स आपको इसके प्रोजेक्ट्स के यूज़ केसेस होते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ इतने नहीं है, इंडिया में इतने नहीं हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो लोगों ने स्टोर्स पे यूज़ करना काफ़ी शुरू कर दिया है। वर्चुअल ट्राई ऑन्स वगैरह, वो अपने ऊपर अपने आप को ड्रेस में देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं। बट उसके दूसरे अप्रोचेस भी हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट स्टिल इनसे बेटर आ जाते हैं, क्योंकि एक जो भी एक बंदा है उसको अपने आप को देखना है पहले वर्चुअली ट्राई करके कि मेरे पे ये ड्रेस कैसा लगने वाला है, जो कि वीआर हेडसेट में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, आप अपने आप को नहीं देख सकते। ठीक है, देन हाँ, तो यूज़र इंटरेक्शंस, एक्सआर एप्लीकेशंस, एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग में जाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एआर मोबाइल गेम्स की। आपने पोकेमॉन गो खेला ही होगा, सबको ही पता है, जिसमें जियो कोऑर्डिनेट्स पे हम पोकेमॉन्स पकड़ते थे और उनको ढूंढने जाते थे। वीआर गेमिंग में फेमस है बीट सेबर, आपने खेला होगा, जिसमें सामने से एलिमेंट्स आ रहे होते हैं और आपको अपने कंट्रोलर से उनको जस्ट क्रैक करना होता है। जैसे अगर वो फ़ोन में एक गेम थी वैसी है वो भी। एआर मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं, जैसे गेमिंग में नहीं बट एप्लीकेशंस में आपको लैक में मिल जाएगा, जिन्होंने अपने हेयर ट्रायल के लिए यूज़ किया था एआर में। द मोस्ट फेमस वन लेंसकार्ट में आपको स्पेक्स में मिल जाएगा, आप अभी चेक कर सकते हो, जो उन्होंने बहुत पहले एक ऐड निकाली थी जिसमें वो चश्मों का ट्राई ऑन करके दिखाते थे, स्पेक्टिकल्स का, जिसमें वो बेसिकली फेस ट्रैकिंग करते थे और स्पेक्टिकल्स प्लेस होते थे। और ये अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग स्नैपचैट यूज़ करते हो, स्नैपचैट में आपको ऐसे फ़िल्टर्स बहुत सारे मिल जाएंगे जो फेस ट्रैकिंग करते हैं, बॉडी ट्रैकिंग करते हैं। स्नैपचैट में बेसिकली उनका मॉडल ऐसा एल्गोरिदम इतना सही है कि वो बना लेता है, लेकिन
स्नैपचैट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ आप स्नैप में ही यूज़ कर सकते हो, बाहर नहीं। मतलब उनका आप उसको एज एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो अपने एप्लीकेशन पर। हाँ, वेब वेब उसमें होस्ट ज़रूर कर सकते हो, बट वैसे नहीं हो सकते कि आप अपने एप्लीकेशन में डाल पाओ, वो एक्सक्लूसिव है थोड़े। फिर उसके बाद में आते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो मेरा फेवरेट पार्ट है। वर्चुअल क्लासरूम्स जो आजकल बनने लगे हैं, जिसमें स्कूल्स में स्पेशली जो बड़े स्कूल्स हैं वो अपने वीआर लैब सेटअप करवा रहे हैं, जिसमें वो टफ सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट्स का सिमुलेशंस, इंटरेक्शंस वगैरह प्ले करवाते हैं। तो अगर मैं आपको अपना एक डेमो दिखाऊं जिस पे अभी हम लोग करेंटली काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये अगर ये सबको विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ। तो ये बेसिकली हम लोग का एडटेक लैब्स का भी चल रहा है, जहाँ पे हम लोग, ये थोड़ा ब्लरी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बट अगर आप देखोगे तो हमने रिपल सिस्टम जो होता है कि एंगल से जब वेव्स निकल रही है तो वो कैसे बेंड होके वापस आती है, सारे एनिमेशंस हम वीआर में बनाते हैं, सो दैट उसमें जो भी इंट्रैक्शन है मज़ा है उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे ट्राई करके। और एक ये एनिमेशन है जो हमने रिपल सिस्टम के लिए बनाया था, जो रिपल्स निकलती है फिजिक्स में, उसका हम लोगों ने स्लाइडर बनाया था, जिसमें हम टेस्ट कर रहे थे कि रिपल्स पर सेकंड कैसे जा रही है फास्ट उसमें पेस में। एंड उसके बाद में एक हमारा बायोलॉजी का भी था, जहाँ पे हाँ ये होता है। तो बेसिकली हम लोगों ने किडनी का जो फंक्शंस ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स है उसके लिए इंटरेक्शन बनाया था वीआर में। तो ये बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें हम सारे इंटरेक्शंस वगैरह दिखाते थे कि कैसे दिखता है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर हम इंटरेक्शंस दिखाएंगे, सिमुलेशंस दिखाएंगे, तो बेटर जल्दी से समझ में आता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ ही है कि जब तक आप देखोगे नहीं आप समझ नहीं सकते हो। पिक्चर से वगैरह से समझना इतना आसान नहीं है जितना इससे ईजी पड़ता है समझना। तो हाँ, बोलिए। अब किसी ने हैंड रेस करा। किसी ने तो हाथ उठाया था, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई गेस क्वेश्चन होंगे तो मैं चैट में बता दो। हाँ, चैट में डाल बाय दीजिए, मैं मिस्टेक पढ़ हुआ लूँगा। होगा किसी का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सेशन कंटिन्यू करो। बाकी स्पीड अच्छी है, मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा रहा हूँ, आप लोग बता सकते हो। अ, हाँ ठीक है। तो मेडिकल ट्रेनिंग का, जैसे मैंने बोला था सर्जरी परफॉर्म जो हुई थी, मेडिकल ट्रेनिंग में अगर आप सर्च करोगे लिंक्डइन वगैरह पे तो आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी। मेरे पास अगर वीडियो होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा, जिसमें उन्होंने ईयर सर्जरी करी थी, ब्रेन सर्जरीज करी है वीआर की हेल्प से। तो उनमें उनके उसमें प्रॉपर एआई भी इंटीग्रेशन था। तो अगर कोई इसमें इस पूरे चैट में अगर किसी को एआई में इंटरेस्ट है, तो एक बहुत अच्छी फील्ड है एक्सआर और एआई का इंटीग्रेशन, जो कि एक बहुत अभी कह सकते हैं कि इमर्जिंग है, इमर्सिव है, क्योंकि लोगों को वो दो, क्योंकि क्या है कि सबको टेक्नोलॉजीज आती है बट उनका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि अगर मुझे आ गया एक बार को एक्सआर बनाना कि एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, फेस ट्रैकिंग कैसे करते हैं, क्या होता है कि आप एंड्रॉयड में बॉडी ट्रैकिंग नहीं कर सकते। तो आप अगर सर्च करोगे तो iOS में आपको एक B12 आयोनिक चिप मिलती है, जिससे हम फ़ोन के अंदर ही बॉडी ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी का भी कैमरा ऑन करके, बट वो चीज़ एंड्रॉयड में नहीं रहते। तो अभी क्या है कि उसमें भी अभी हमें एप्लीकेशंस तो बनाने हैं, ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड के लिए नहीं बनेंगे। तो उसमें फिर हम सर्वर्स का यूज़ करते हैं, जो एल्गोरिदम्स है, एमएल मॉडल्स हैं। जैसे बहुत फेमस है मीडिया पाइप सर्वर, अगर आप सर्च करोगे तो उसमें हम बॉडी ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये एक मीडिया पाइप करके यूनिटी प्लगइन है, जिससे हम बॉडी ट्रैकिंग वगैरह काफ़ी इजीली कर सकते हैं। बॉडी ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग। तो ये वाला मैंने पर्सनली यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सही चीज़ है। फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में तो बेसिकली मेरा इंटर्नशिप जो मैंने ख़त्म करी थी उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट था, जिसमें जैसे अब
जो शिप रहता है। अब उसकी मशीन्स जब शिप चालू होगा तो कुछ मशीन्स ऐसी होती है तो तभी वर्क करती है जब शिप वर्किंग है, मतलब जब शिप रन कर रहा है तभी वो मशीन्स का आप सिमुलेशन देख सकते हो। अब ऐसी मशीन्स की ट्रेनिंग के लिए आप बार-बार शिप तो ऑन करोगे नहीं हर बार, तो उसमें हम लोगों ने एआर में प्रॉपर बनाया था मॉडल, जिसमें शिप का हम लोगों ने वो फोटोग्रामेट्री यूज़ करी थी। तो बेसिकली फोटोग्रामेट्री होती है, रियल जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसके हम कैमरा और फोटोज़ और वीडियोज़ निकाल के 3D मॉडल बनाते हैं। तो उस पे हम लोगों ने ऑगमेंट की थी चीज़ें और प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन बनाया था, जिसमें कौन सा कब वॉल्व घुमाना है, कैसे इंडिकेशंस आते हैं स्क्रीन पे, वो प्रॉपर हमारे उसमें था सिमुलेशन पार्ट में। फ्रेश वाटर मशीन हो गई, फ्रेश वाटर जनरेटर सॉरी, फिर एक ऑयल रिफाइनिंग मशीन थी। तो ऐसी मशीन्स का हमने शिप के लिए एक इंस्टीट्यूट है लोनावला में, समुद्र इंस्टीट्यूट करके, वो मरीन इंस्टीट्यूट है, तो उनके लिए हम लोगों ने सिमुलेशंस बनाए थे। और भी जगह मैन्युफैक्चरिंग में जैसे एक काम आता है, जैसे एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें हाँ, जैसे जो कंस्ट्रक्शन रहता है, अभी कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप जैसे जो बिल्डर है उसको एक डेमो दिखाना है कि मेरा जो बिल्डिंग बनने वाली है वो कैसी दिखने वाली है अंदर से। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम कोई फ्लैट्स विजिट करने जाते हैं तो वो डेमो आपको वो देते हैं, एक डेमो फ्लैट उनका होता है जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, शोकेसिंग फ्लैट जो होता है। तो वो वीआर में भी आप बना सकते हो विद, जिसमें ज़्यादा आपकी कॉस्टिंग नहीं लगने वाली है। आपको डेवलपर लगेगा और एक मॉडलर लगेगा और आप पूरा सिमुलेशन बना सकते हो। और जो भी आएगा उसको हर एक एनवायरनमेंट भी चेंज कर करके दिखा सकते हो कि बारिश में कैसा दिखेगा। लोगों को देखना होता है अपने अपनी चीज़ें, जैसा उनका घर दिखने वाला है, तो वो एक्साइटिंग रहता है, एक एक्सपीरियंस है जो आप बना सकते हो इंडस्ट्री लेवल पर। तो जिसकी डिमांड भी काफ़ी है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग उस जोन में जाओगे तो सबको ही डेमोन्स्ट्रेशन और एक प्री कह सकते हैं कि प्री वीडियो कैसी दिखने वाली है, कैसा लगने वाला है, उसको एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अपने लेवल पे भी बना सकते हो। जो मैंने बोला, जो भी घर वाले हैं, आप अगर देखोगे, आप जो स्पेशली, हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ एक्सआर में, पूरा यूनिटी पे ही है, सॉरी टू नॉट मेंशन बिफोर। तो एक व्यूफोरिया करके आता है, आपको पता ही होगा जिसने भी बेसिक किया होगा, व्यूफोरिया क्या बोलते हैं, मार्करलेस मार्कर बेस्ड इमेज ट्रैकिंग में। तो अगर आप यूफोरिया के वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मॉडल टारगेट जनरेटर भी मिलेगा, आपको एरिया टारगेट जनरेटर भी मिलेगा, तो जिससे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो जो अभी मैंने बोला। फोटोग्रामेट्री कर ली, फिर आपने कुछ ऑगमेंट कर दिया, वैसे ही। तो अभी इसके बारे में तो मैंने बताया कि वीआर क्लासरूम्स कैसे बनते हैं, जो भी मैंने आपको एक वर्चुअल लैब जो मेरी पर्सनल चल रही है वो दिखाया। स्पेस सिमुलेशंस भी बनते हैं। एक लास्ट ईयर मेरे पास एक फ्रीलांस आया था जिसमें उनका वीआर पॉड्स वगैरह जब रहते हैं, जो आप देखोगे पॉड्स वगैरह, तो बेसिकली एक छोटे से रूम होते हैं जो फिजिकली ऐसे चलते हैं। आप मॉल्स वगैरह में अगर कहीं ढूंढोगे, एयरपोर्ट्स पे में आपको मिल जाएंगे। तो उसके अंदर उनको चाहिए था कि एक रॉकेट सिमुलेशन कैसा दिखने वाला है, कि आप बेसिकली उसके अंदर जाओगे, आप वीआर हेडसेट पहने हो और आप वहाँ पे इंटरेक्शंस कर रहे हो और आपको प्रॉपरली फील आएगी कि स्पेस सिमुलेशन कैसा दिखने वाला है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है मॉल्स वगैरह में। इससे आप अच्छा लोग मतलब अर्न कर सकते हैं, इकोनॉमिक साइड भी और डेवलपमेंट साइड पे। तो ये क्रेजी चीज़ है जो ये लोग बनाते हैं। फिर एआर टेक्स्ट बुक्स से भी पढ़ना ईजी है। हाँ, इसका एक आप देखोगे तो शार्क टैंक पे भी एक कंपनी आई थी, उसका नाम था मैं भूल रहा हूँ। तो वो बेसिकली गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। तो वो क्या करते हैं कि वो बुक्स बनाते हैं जिसमें वो क्यूआर कोड देते हैं और हर उनके बुक्स में टेक्स्ट कम होता है, इमेजेस ज़्यादा होती है। जब आप इमेजेस को स्कैन करते हो तो बेसिक मार्कर बेस्ड आपका ट्रैकिंग, और उसको स्कैन करने के बाद में आपके एनिमेशंस प्ले होते हैं एआर के अंदर। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, अब उनके पास में मान लो हर स्कूल में तो वीआर पहुंच नहीं सकता है, वीआर लैब सेटअप नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे ये यूज़ केस एक बढ़िया आता है कि आप वहाँ पे ये सेटअप्स कर सकते हो एआर बुक्स का वगैरह का, कि आपने एक क्यूआर कोड दे दिया। जैसे एक मैम थी, उनका मेरे को प्रोजेक्ट था कि उनके वो आयुर्वेदा की एक बुक बना रही थी। तो उनको बस ये चाहिए था कि मेरी जो बुक है उसमें मैं जब भी कोई इमेज डालूँ तो उसका 3D मॉडल वहाँ पे आना चाहिए, जो भी मैंने बनाया है। कि जैसे मैंने ब्लेंडर से एक 3D मॉडल बनाया, वो ऑगमेंट होना चाहिए था उस पर। ठीक है, फिर ये फिजिकल लिमिटेशन, ये वाला तो हमने बता दिया कि मेडिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन में कैसे यूज़ करते हैं ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आप एक और डोमेन एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे हमारे कॉलेज में मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था, उसमें उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के लिए बनाया था, जिसमें कहीं पे आग लगती है तो कौन से स्टेप्स कैसे कैसे लेने होते हैं, वो पूरा वीआर में सिमुलेशन था।
फिर रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स खोले हैं जिसमें वो लोग मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो वीआर में करवाना चाहते हैं, सिमुलेशंस करवाना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक क्या कहते हैं कि आपका कॉस्ट कम हो जाता है हर चीज़ बिल्ड करने में। अब आप मिलिट्री ट्रेनिंग आपको कहीं पर करवानी तो आप गन्स थोड़ी बुलाओगे, आपको कुछ चाहिए ना सिखाने के लिए, तो उसके लिए वीआर बेटर है क्योंकि वो आप हर चीज़ सिखा सकते हो, आप सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर सकते हो कि ऐसा करूँगा तो कैसा होने वाला है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि रिमोट कोलैबोरेशन वाया वीआर विल रिड्यूस ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर कंपनीज। सो इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जिस पे अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं एक्चुअली। तो वो हमारा वेबजीएल बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, वो एक्सआर में नहीं आता, बट एक कह सकते हैं वीआर कंपैटिबल भी है वो, जिसमें हम जैसे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती है वो अगर हम वीआर में करते हैं, या वीडियो वर्चुअल एग्जीबिशंस जो होते हैं वो बहुत ही इंटरेक्टेबल हो जाएंगी। अभी आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि एक एग्जीबिशन अगर मुझे करवाना है तो उसके लिए मेरे पास लैंड होना चाहिए, फिर मेरे को स्टॉल्स करवाने हैं, मेरे को पानी, ये वो सबका इंतजाम लगाने के लिए मेरे को काफ़ी अच्छा खासा खर्चा चाहिए। बट सिंस अगर हम वो वीआर में करें तो वो कितना इंटरेक्टेबल है और एक नया एक्सपीरियंस आएगा जो कि ऑब्वियसली मेटावर्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन्स में जाके, हम प्रॉक्सिमिटी चैट यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी चैट बेसिकली होता है कि अगर आप जैसे जो रियल टाइम ऑडियो काम जैसे करता है कि अगर मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, मेरा दोस्त दूसरी जगह पे खड़ा है, तो मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी एक सर्टेन डिस्टेंस तक, तो उसको प्रॉक्सिमिटी ही बोलते हैं कि इतनी दूर तक ही काम करेगा। आप लोगों जो गेम्स खेलते हो उनको पता होगा प्रॉक्सिमिटी चैट कैसे काम करती है। तो उससे क्या है कि एग्जीबिशंस वगैरह में हम इसका यूज़ केस इतना बढ़िया दिखा सकते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कि इंटरेक्शन वगैरह वहाँ पे प्रॉपरली हो रहा है, वहाँ पे सेशंस अच्छे चल रहे हैं, लोगों को ऑडियंस दिख रही है, प्रॉपर वर्चुअल वर्ल्ड बना हुआ है, तो उसका काफ़ी अच्छा आप एक्सपेंस भी बचा सकते हो, प्लस एक नया एक्सपीरियंस तो है। उसके बाद में जो हमारा ऑनलाइन परचेजेस विद वर्चुअल ट्रायल्स, जैसे कि मैंने बोला लेंसकार्ट, लैक्मे, आईकिया सॉल्यूशंस ने अपना डाला था फर्नीचर के लिए, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ट्राई के लिए मिल जाएगा। फिर एक वेबसाइट है, इसका नाम है, जो एप्लीकेशन है, सॉरी वेबसाइट नहीं है, तो वो एक्सआर नहीं यूज़ करते, वो कंप्यूटर विजन यूज़ करते हैं। तो उसका नाम है एले करके होगा, ALLE, आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक अपना मॉडल्स वगैरह निकाले हैं जिसमें आप अपना इमेज अपलोड करते हो, तो वो आपके कलर टोन के बेसिस पे आपको वेब स्क्रैप करके आपको रिकमेंडेशंस देते हैं कि आपको कौन सा कलर, इस कलर टोन पे कौन सा ड्रेस सूट करने वाला है। तो आप चाहे तो आप ये सब नोट भी कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आइडिया जो कोई भी काम कर सकता है इस पे। तो उन्होंने फिर उसमें और भी डाला था कि मैंने अपनी इमेज अपलोड की, अपनी फुल फोटो, तो मैं कोई ड्रेस में कैसे लगूंगा, तो वो अपने मॉडल्स के थ्रू जनरेट करते थे। हालांकि वो एक्सआर नहीं था, बट एक अच्छा अप्रोच है वर्चुअल ट्राई ऑन की तरफ, ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो बहुत सही एक्सपीरियंस है। एक्सआर में बस ये है कि वर्चुअल ट्राई ऑन्स वर्क इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपको 3D मॉडल्स चाहिए हर कपड़े के। इमेजेस में ये है कि आपके पास इमेज है तो आपके पास सब है, लेकिन आपके पास में हर बार एक टीम नहीं होगी जहाँ पे आपकी 3D मॉडल्स बनाएगी, क्योंकि 3D मॉडल्स ऑफ क्लोथिंग बनाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप सर्च करोगे क्लो 3D करके एक सॉफ्टवेयर आता है जहाँ पे आप ये कपड़ों के 3D मॉडल्स बना सकते हो, जो आपके गेम्स वगैरह हैं, जो आपके कॉस्ट्यूम्स वगैरह गेम्स में बनती है, जो पबजी वगैरह में जो होती है ड्रेसेस वगैरह, वो सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स बनती है। क्लो 3D हो गया, एक स्टाइल 3D करके लेटेस्ट आया है, आप ये सब एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको दिखेगा वहाँ पे कि कितनी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है बिजनेस विल, हाँ, तो इसका बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है, अगर आपको पता होगा पुणे मेट्रो इसका इनिशिएटिव शायद लेने वाली है, जहाँ पे वो जो उनके होवर ब्रिजेस हैं, जो ब्रिजेस वगैरह हैं, उस पे वो लोग बैनर्स लगा के AR में एडवर्टीजमेंट दिखाने वाली है। तो आप लोग को बस कुछ नहीं, वेब AR होगा मोस्टली, वो आपको उसमें जाना है और स्कैन करना है वहाँ पे उस पूरे बिलबोर्ड को, अपनी लोकेशन शायद आपकी ऑन होगी और आपको वहाँ पे AR में एडवर्टीजमेंट्स दिख जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपकी कॉस्टिंग बचाती है। अब हर कोई बिजनेस वाला जब आएगा, जब कोई कंपनी आएगी कि मुझे बिलबोर्ड लगाना है, तो उसको बार बार खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उसको बस अपनी डेवलपमेंट टीम को बोलना है कि मेरे लिए ऐसा ऐसा बना दो, वहाँ पे QR कोड को अपडेट करना है उसके नए लिंक के साथ में, एंड यू आर गुड टू गो। तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, आप छोटी छोटी कंपनीज है, अगर आपको अपने बेसिस पे स्टार्ट करना है, आपको फ्रीलांस करना है थोड़ा बहुत AR में,
बेसिक मार्करलेस मार्कर बेस्ड ट्रेनिंग के साथ भी आप कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको भी ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो हार्डली एक दिन के प्रोजेक्ट्स है और वो काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर जाते हैं लोगों के लिए। तो सर्जरीज के बारे में हमने बात करी, वर्चुअल इसके बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट जाता है हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो आपको पता होगा फिवर और अपवर्क बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं काम लेने के लिए, वहाँ से फ्रीलांस मिलता है। बट इन पे दिक्कत ये कि सैचुरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। सिंस AR VR एक ऐसी फील्ड है जो इतनी अभी आई नहीं है ढंग से, मतलब इसके इतने लोग नहीं है, तो आपको इस पे फ्रीलांस बहुत अच्छे से मिल सकता है क्योंकि इतना सैचुरेशन ही नहीं है, इतने लोग ही नहीं है जो ये सब काम कर रहे हो और आप अच्छे प्राइसिंग पे कर सकते हो ये काम। सिमिलरली देर आर सम व्हाट्सएप ग्रुप्स जहाँ पे डेली बेसिस पे, हर आर्ली बेसिस पे भी कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आती है, फ्रीलांसर्स आते रहते हैं जहाँ से आप पिक कर सकते हो। फ्रीलांस आता है। अगर आप जॉब्स के बारे में देखोगे तो पुणे में जॉब्स खुल रही है रिसेंटली, नोएडा साइड और गुड़गांव साइड में बहुत XR की जॉब्स खुल रही है VR डेवलपमेंट में, जो कि अच्छा पैकेज भी दे रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि DSA टाइप्स में वो अभी 40 लाख LPA चला गया, लेकिन हाँ एक एवरेज रेट पे 10 LPA 15 LPA तक लोगों का 1-2 साल के एक्सपीरियंस में जा रहा है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लोग कर रहे हैं इतना उसमें। मोस्टली लोग फ्रीलांस ज़्यादा करते हैं क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ फ्रीलांस में अच्छी आ जाती है। एंड ऑब्वियसली कंसल्टिंग एंड कोचिंग इस टेक में है ही, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप कल अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो यूट्यूब पे भी आपको इतने इसके रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले कंपेरेटिवली टू अदर टेक्नोलॉजीज दैट आर अवेलेबल। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है जिसको अगर कोई वीडियो बनाना है, जिसको वीडियो बनाना पसंद है यूट्यूब पे, तो वो अपना बेसिक पढ़ पढ़ के यूनिटी पे वीडियोस बना बना के अपलोड कर सकता है, जिसका ऑब्वियसली उसको अच्छा रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि इतने लोग ही नहीं है, इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि इसमें। तो एक अच्छी फील्ड है जिसमें आप एंटर कर सकते हो। अगर इस पॉइंट पे आ ही रहे तो फिर मैं आपको बताऊँ कि देर इज़ अ प्रोडिक्शन बाय इंडिया ग्लोबल है, इंडिया आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2030 तक इसके $1 बिलियन मार्केट हो जाएगी मेटावर्स की, जो कि बहुत ही सही चीज़ है और इंडिया में भी काफ़ी बढ़ रहा है। अब इसी को अगर मैंने बोला है तो अगर आपको पता होगा लेटेस्ट में जो ओरायन स्पेक्टिकल्स आए हैं मेटा के, जिसकी प्रिडिक्शन है कि आज से मतलब विद इन 4-5 years और विद इन 10 years योर मोबाइल फोन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय दी स्पेक्टिकल्स। सो ऑब्वियसली इसमें UI UX का बहुत प्यारा रोल रहने वाला है। तो आज जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में जैसा जो मार्केट सीन है, कल को वो स्पेक्टिकल्स के मार्केट में भी बन सकता है क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इसके यूज केसेस बनाने शुरू कर दिए। मेटा हैज़ एंटर्ड द गेम, गूगल हैज़ रीलॉन्च्ड इट्स प्रोजेक्ट ऑफ AR, गूगल AR। एंड ऑल्सो अगर आप स्नैपचैट के देखोगे तो स्नैप AR ने भी अपने स्पेक्टिकल्स लॉन्च कर दिए हैं। एक स्पेक्टिकल्स इंडिया में भी लॉन्च हुए जिनको हम फोनिक्स बोलते हैं। हाँ, तो ये बेसिकली लेंसकार्ट के हैं। हाँ, तो इसमें इन लोगों ने अभी तक AR इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट इनका वैसा सीन है कि इन्होंने अपने उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है, ऑडियो कॉलिंग वगैरह, वीडियो वॉइस असिस्टेंट, ये सब देना स्टार्ट कर दिया है आपके स्पेक्टिकल्स में। तो आप देख सकते हो कि बहुत जल्द VR भी रिप्लेस होके स्पेक्टिकल्स ही यूज होने वाले हैं, आपके फोन्स रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे जैसे और कंपनीज आना स्टार्ट होगी, मेटा आ चुकी है, गूगल आ चुकी है, स्नैप AR आ चुकी है, एप्पल भी आ ही जाएगा इन सब गेम में। तो आप देखोगे XR एंड मेटावर्स विल बी बूमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और वो काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा और हम लोग उस स्टेज पे हैं कि हम तुरंत एंटर कर सकते हैं जो पहले स्टेज पे। तो जब ये बूम होगी तब तक हमारा एक्सपीरियंस बढ़ चुका होगा और हमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ जल्दी मिलने लगेंगे। अब मैं आपको कुछ अपने प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनर ले लेंगे जो भी किसी को डाउट होगा तो ये एक मेरा आदिस किचन करके दिल्ली या पुणे में कहीं तो इसका स्टोर है। तो उनको एक AR मेन्यू चाहिए था, जिसका ये डेमो पार्ट है। ऑब्वियसली लेटेस्ट पार्ट तो अभी नहीं दिखा सकते। तो इसमें हम लोगों ने उनके फोटोकेमेट्री करके जो उनका खाना वगैरह था, जो भी डिशेस वगैरह थी, उसके हमने 3D मॉडल्स फोटोकेमेट्री से लिए। एक एप्लीकेशन है पॉलीकैम करके, जिससे हम फोटोकेमेट्री इजीली कर सकते हो। आप अपने फ़ोन में, आपको लाइडर की ज़रूरत नहीं। तो उससे उन्होंने जनरेट करके मेरे को भेजे थे एंड देन ग्राउंड डिटेक्शन से हम लोगों ने उसको ऐसे डाला था। और ये हार्डली एक दिन का प्रोजेक्ट है। अगर आप देखोगे ये स्लाइडर भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, यूनिटी में थोड़ा टाइम लगता है बट इतना भी नहीं लेता है। और अब अगर आपको पता होगा कि एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे,
उसका नाम चाय वेला करके था अपने मेरे कॉलेज के पास में। तो उन्होंने अपने हर टेबल पे क्यूआर कोड एक कॉर्नर पे दिया था। उनके पास में उनका मेन्यू नहीं था, वो जो भी आप क्यूआर कोड स्कैन करते थे, उनका मेन्यू आता था जिसमें उन्होंने डिशेस के नाम लिखे और आप वहीं से ऑर्डर प्लेस करते थे। तो इसमें आपका इंटरेक्शन इतना स्मूथ हो जाता था कि मज़ा आता था। इसी में ही इसका एक एडवांस फीचर ये हो सकता है कि आपने उसमें एक एआर का सीनिक व्यू भी डाल दिया, जो कि ज़ोमैटो ने यूज़ किया था। अगर आप देखोगे तो कुछ रेस्टोरेंट्स पे ज़ोमैटो एआर करके आता है, जहाँ पे वो डिशेज़ आप अपनी टेबल पे डाल के देख सकते हो कि दिखने कैसे वाला है। बेसिकली इसका यूज़ केस बस इतना ही कि आप यूज़र एक्सपीरियंस है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। इसका ऐसे कोई ये फैंसी चीज़ है, लेकिन फैंसी चीज़ भी वर्क कर ही जाती है। फिर उसके बाद में ये एक आई-टेक कंपनी है, जिनके लिए जो वो सीओईबी में जो फेस्ट हुआ था, उसके लिए मैंने एक उनके कंपनी पोर्टल बनाया था, जो एक ऐसा पोर्टल टाइप था जिसमें उनको अपने प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करने थे, जो भी उन्होंने आज तक किया है। तो उनका एग्रीकल्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर उनका फास्ट टैग्स वगैरह जो उन्होंने किए थे, ई सेल्स कंटेनर्स वगैरह, क्लोथिंग स्टोर, उनके जो भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे मैंने इसमें दिखाए थे पोर्टल में। और इसका ये कुछ भी नहीं था इसमें, मतलब यूनिटी पे मैंने इसका पूरा सेटअप किया था और स्नैपचैट का फ़िल्टर बना था। स्नैपचैट के फ़िल्टर बनाने से उसका ये और भी ईज़ी हो जाता है, लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में गेम एनवायरनमेंट्स है, हालाँकि ये थोड़ा-सा वैसा चीज़ है कि इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। किसी को अगर गेमिंग में इंटरेस्ट होगा तो वो इसमें जा सकते हैं। तब तक आपको डाउट्स हो तो आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तो ये कुछ एक वेबसाइट थी जिसके लिए हम लोगों ने वर्चुअल बिल्ड बनाया था ये, और ये कुछ नहीं इंटरेक्शन है, जो कि ऐसी गेमिंग एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं आप, ऐसे गेम्स भी बना सकते हो यूनिटी में, जो हार्डली 3-4 आवर्स लेता है। और ये बेसिक इसमें मॉडल्स भी मैंने बस एक्सपोर्ट ही किए, डाले और गुड्डू को वाले सुन। ये हमारा एक अनरियल का गेम था, जो कि हम 4 लोगों ने मिलके बनाया था, जो लास्ट ईयर पिक्सल वर्स हुआ था उसमें। बेसिकली अभी ऐसे ही इसकी क्लिप है, पूरा वीडियो तो अभी डाल नहीं सकते। So that's all about UI UX in XR and the places. आपके डाउट्स हो तो आप डाल सकते हो कुछ भी। एंड यस, एंड मेरे से आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरा देवांश शुक्ला आपको मिल ही जाएगा फिर। तो डाउट्स है तो डाल दीजिए आप लोग। What do frameworks like Unity and Unreal? For beginners, I would recommend Unity for sure, because सिर्फ Unity पढ़ने से आपके बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स खुल जाते हैं, आपका एनिमेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब एज इन यूनिटी बेस्ट है, क्योंकि अनरियल पे VR का अच्छा सीन है, सिर्फ वो नहीं है उसमें, उसका क्या बोलते हैं डेवलपमेंट ईजी है, लेकिन ये है कि उसमें इतने एसेट्स नहीं जितना आपको यूनिटी पे मिलता है। और वेब एक्सआर ऐसे कुछ कई सारे आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, जैसे मैं अगर उनके नाम यहाँ पे लिख दूँ, तो जैसे एक GenieAR है, फिर एक आपका ज़ैपर है, जो कि आपको इन यूनिटी की ज़रूरत भी नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके उनके एक्सपीरियंसेस AR एक्सपीरियंस बना सकते हो। फिर उसके बाद में आपका 8th वॉल हो गया, नियांटिक हो गया, फिर लाइटशिप वगैरह जो इंजन्स वगैरह देते हैं वो लोग। ये कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपको यूनिटी अनरियल कुछ भी नहीं चाहिए, आप नॉर्मल अपने वेबसाइट पे जाके बना सकते हो। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं यूनिटी ही रेकमेंड करूँगा। वो अगर उनको एक्सपीरियंसेस ट्राई बहुत जल्दी करने हैं, जिसमें उनको कोडिंग नहीं चाहिए, यूनिटी है ऑफ कोर्स, बट अगर उनका लैपटॉप सपोर्ट करता है तो आप लेंस स्टूडियो एक बार ट्राई करना, क्योंकि उस पे जो स्नैपचैट फ़िल्टर्स मिलते हैं, लोगों को उससे रिस्पॉन्स काफ़ी जल्दी मिलते हैं रिलेटिवली यूनिटी से। आपने एक स्नैप फ़िल्टर बनाया, आप उसको पब्लिश कर दो और लोग उसको यूज़ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे काम कर रहा है। फॉर स्टार्टिंग XR डेवलपमेंट, व्हाट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अस बिगिनर? बेसिक रिक्वायरमेंट में ये कि आप यूनिटी इंस्टॉल करिए, उसमें जाइए, उसके बारे में फिर एक आपको वीडियो मिल जाएगा, फ्री कोड कैंप जो बहुत फेमस है,
उन्होंने 10 आवर्स का एक XR पे तीन AR के प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए, फर्नीचर से लेके वगैरह, और उसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है आपको, बेसिक्स बहुत अच्छे आ जाता है। और आप देखोगे जो PBLs वगैरह जो हमारे कॉलेजेस में होते हैं, लोग वही प्रेजेंट करते हैं, वो वीडियो बना बना के जस्ट मॉडल उठाया और उसको डालने लगे। वो काफ़ी एक अच्छा एक स्टार्ट है कि यार हमको एक प्रोजेक्ट 1 घंटे में बन रहा है, 2 घंटे में प्रोजेक्ट्स बन जा रहे हैं, तो हमें फील आती है कि यार प्रोजेक्ट्स बना लिए, अच्छा लग रहा है, एप्लीकेशन बन गया, APK बन गया, तो वो बिगिनर्स के लिए वो बढ़िया रहता है। कैन यू रिपीट द एप्स फॉर फ्रीलांसिंग? ठीक है, तो फ्रीलांसिंग के लिए मैं लिख देता हूँ, अपवर्क है। अपवर्क पे काफ़ी अच्छा सीन है, फेवर है, फाइवर बोलते हैं, ठीक है प्रोनाउंसिएशन। और एक फ्रीलांसर करके वेबसाइट है, ये शायद इंडियन वेबसाइट है जिसमें मिलता है। और मेजरली मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी से उठाता हूँ। व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग आई ट्रैकिंग एंड जेस्चर रिकग्निशन? अच्छा, तो आई ट्रैकिंग का सीन ऐसा है कि हेडसेट्स में वो पॉसिबल है, आप उसको फ़ोन्स वगैरह से नहीं कर सकते हो। हालाँकि आई गेस iOS में एक एक्सटेंट तक पॉसिबल है, बट इतना नहीं है जितना बॉडी ट्रैकिंग उनमें ज़्यादा है। आई ट्रैकिंग के लिए आपको VR ही लगेगा, या तो हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो, आप अपने जो सर्वर्स हैं, जो एल्गोरिदम्स वगैरह, जैसे मैंने बोला था मीडियाफाई, वैसे कोई आई ट्रैकिंग के लिए भी होगा, उनको यूज़ कर सकते हो। जेस्चर रिकग्निशन भी VR में आता है, मीन्स UI कभी-कभी ग्लिच होता है। यार वो तो खैर होगा ही, क्योंकि जब आप स्क्रीन के पास में शायद ऐसे लेके जा रहे होगे, आपका शायद मतलब वही होगा, तो ग्लिच वाला तो वो देखना ही पड़ेगा। या तो आप उसको ऑगमेंट मत करो, उसको आप कैनवस में ही रहने दो, दैट मीन्स फ़ोन पे ही रहेगा, तो वो ग्लिच नहीं होगा। आप उसको साइड मतलब, जैसे अगर आपका 100% स्पेस है, तो आप उसको 40% 20% या 30% में रिस्ट्रिक्ट कर दो कि आपको इसमें आना ही आना है, ये नहीं ऑगमेंट होने वाला है, ये स्क्रीन पे रहेगा, तो उससे वो ग्लिच आपका शायद कम हो जाए। वरना अदरवाइज तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा, आपका यूनिटी में है या किस चीज़ पे है प्रोजेक्ट, VR है या AR है, तब मैं ज़्यादा समझ पाऊँगा वैसे। आप लिख रहे हो क्या? Any other questions, guys? You can ask more. I just said a lot of freelancer are available, so where do I find this freelance project and Discord server और WhatsApp community? व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ हैं, जैसे आप एक भारत XR कम्युनिटी है, आप उसको सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। वो लोग ऑफिशियली स्नैपचैट से पार्टनर्ड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी पार्टनर्ड है, जो XR क्रिएटर हैकाथॉन हर साल करवाते हैं इंडिया लेवल पे। तो वो भारत XR कम्युनिटी का जो ग्रुप है वो काफ़ी एक्टिव रहता है इन सब चीज़ों पे, वहाँ पे स्नैप AR, यूनिटी, और आप प्रोजेक्ट शोकेसिंग कर सकते हो, आप फ्रीलांस मांग सकते हो, वहाँ पे आता भी है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़। वो आप ढूंढोगे तो आप उनको उनके आपके वेबसाइट से मिल जाएगा, भारत XR, और रुको मैं लिख देता हूँ, एरेक्सा करके है उसका, एरेक्सा। ये दोनों मतलब एक ही कंपनीज है। ये लोग सेशंस बहुत लेते रहते हैं, पुणे में भी सेशंस लेते हैं, उनका नाम प्रणव है जो सेशन लेते हैं। दिल्ली में छवि गर्ग करके काफ़ी फेमस है, वो सेशंस लेती हैं स्नैप AR पे, और अच्छे सेशंस रहते हैं, मैंने खुद अटेंड किए उनके, काफ़ी मज़ा आता है, वहाँ पे अच्छे कनेक्शंस बनते हैं। तो ऐसे सेशंस अटेंड करने से भी काफ़ी मज़ा आता है, जो उनको एक फ़ील के लिए लोगों को वहाँ पे आप हैंड टू हैंड सीख सकते हो, वो लोग आपको सिखाते हैं वगैरह। बाकी एक फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी स्नैपचैट में भी बहुत है, स्नैपचैट फ़िल्टर्स में। स्नैपचैट फ़िल्टर्स अपने प्रमोशंस के लिए लोग बनवाते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ बनवाती हैं। आई गेस पेप्सी ने एक बार बनाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने मतलब कॉन्सर्ट वगैरह में यूज़ करते हैं। कैन यू प्लीज़ शेयर सम डिटेल्स हाउ UI UX एंड AR/VR इन ऑटोमोबाइल, एविएशन, सिविल, केमिकल डोमेन फॉर हाँ, ठीक है। ऑटोमोबाइल में सर देखिए, जो AR/VR में जैसे अभी हमारे हमने देखा था, जो ऑटो एक्सपो हुआ था अभी दिल्ली में, जो हर साल होता है, बैंगलोर या दिल्ली में होता है। तो वहाँ पे ऑटो एक्सपो में अब क्या है कि आपको हर बार एक्सपो ऑर्गेनाइज करने के लिए कार्स फिजिकली नहीं चाहिए। तो वहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं कि हमारे पास में हम पूरा एक VR में एक कार का मॉडल रेंडर करवा के उसमें एक्सपीरियंस करवा सकते हैं लोगों को, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा, जो कॉस्ट सेविंग भी होता है ऑफ कोर्स, और लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में।
एविएशन में भी वही, जैसे जो मेजरली जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, जो सारे डोमेन्स में आ जाता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को आप AR VR में करके देख सकते हैं। सिविल में मैंने बताया, जैसे वो बिल्डिंग वाला जो आया था कि उन्होंने उनको पूरी बिल्डिंग देखनी थी कि कैसी दिखने वाली है उनका पूरा फ्लैट, कि VR में कैसा दिखेगा, पहले से ही प्री मैन्युफैक्चरिंग देखने जो वाले। पहले जो हम मॉडल्स बनाते थे 3D मॉडल्स, अब आजकल वही VR में दिखाएंगे तो और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। केमिकल डोमेन्स में, हाँ, केमिकल डोमेन्स में ये है कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा आप दिखा सकते हो, जो आप केमिकल रिएक्शंस आपकी होंगी स्कूल लेवल पे। और अगर वैसे बात करें केमिकल जो इंजीनियरिंग में फील्ड है, उसमें भी आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो इंटरेक्शंस और ट्रेनिंग पर्पस के लिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट इंटरेक्टिविटी, क्योंकि उसका आउटकम भी हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है, बट हम इसमें इंटरेक्शन ट्रेनिंग पर्पस लेवल पे बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए वगैरह, जो उस कॉलेजेस वगैरह में VR लैब्स वगैरह लगते हैं जो ऐसा। व्हाट आर द हार्डवेयर रोल यूज्ड इन AR VR? तो ठीक है, AR पे बेसिकली जो फ़ोन्स लगते हैं, तो पहले एक ही होता था AR, बट अभी क्या है, AR किट जो आती थी, अभी क्या है, iOS के लिए AR कोर आता है, गूगल AR कोर, और सॉरी, एंड्रॉयड के लिए गूगल AR कोर आता है, और iOS के लिए AR किट आती है। तो अगर आपके फ़ोन्स में, स्पेशली रेडमी के फ़ोन्स में 2022 के बाद में AR कोर आना चालू है, अदरवाइज़ रेडमी के फ़ोन्स में पहले AR कोर था ही नहीं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब भी वो डाउनलोड करते हैं, उनके फ़ोन में AR कोर होता ही नहीं है, जिससे वो AR एप्लीकेशन टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। iOS में वो चीज़ अच्छी है कि वो सारे iOS फ़ोन्स में रहता है ऑब्वियसली। VR के लिए आपको हेडसेट चाहिए, जो कि ऑब्वियसली आपके कॉलेजेस में आप होगा ही, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको परचेज़ करना है, तो जो मिनिमम कॉस्ट आता है वो अराउंड 35K का आता है, और अच्छे वाले 50 तक जाते हैं। Which tech stack should be learned for UI UX in XR? UI UX के लिए बेसिक फिग्मा इज ओके, लाइक फिग्मा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको डिज़ाइन के लिए। अगर वो चीज़ों में पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, जो डिज़ाइन के लिए वेबसाइट्स हैं, जैसे आपका बिहेंस हो गया, आपके ड्रिबल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से डिज़ाइन के बेसिकली आइडियाज़ मिलते हैं, UI UX कोई भी डोमेन के। बिहेंस, ड्रिबल, फिर आपको आइकन्स चाहिए तो फ्लैट आइकन्स, वो तो है ही। तो टेक स्टैक में UI UX में आपको फिग्मा अच्छा है। XR में जा रहे हो तो आपको C शार्प पढ़नी पड़ती है यूनिटी के लिए। विदाउट C शार्प भी आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, विदाउट स्क्रिप्टिंग आई मीन, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो इन यूनिटी फॉर XR विद बेसिक सेटिंग्स और वगैरह के साथ। और किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। मैं वेबसाइट्स के नाम लिख दूँ, ड्रिबल, if I start Unreal, should I learn blueprints or C++? You should start with blueprints as of now, because as a beginner they really help. Like you just need to drag and drop the components and attach files in it, and later on when you, अगर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है वो चीज़ और तुम्हें उसमें आगे प्रोसीड करना है, देन C++ तो ऑब्वियसली बहुत नेसेसरी है। लोग दोनों का मिक्सचर करके भी बनाते हैं गेम्स वगैरह। ऑब्वियसली C++ तो पढ़नी ही पड़ेगी बाद में, बट अगर स्टार्ट करो तो ब्लूप्रिंट्स बहुत मोर देन इनफ है। ब्लूप्रिंट से भी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स बनते हैं बेसिक लेवल पे। और कोई डाउट्स? आई गेस सबके क्वेश्चंस हो गए। Should beginners learn Unity before Unreal? Yes, obviously. Beginners should learn Unity before Unreal, क्योंकि उसके बहुत रीजंस हैं। पहली बात तो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, अनरियल में आपको ज़्यादा अच्छा लैपटॉप चाहिए, और यूनिटी पे थोड़ा नॉर्मल भी होगा तो चल जाएगा, ऑब्वियसली 8 GB रैम मिनिमम है, बट स्टिल। और यूनिटी पे
जो एप्लीकेशंस बनते हैं, वो आप उनका आउटकम बहुत जल्दी देख सकते हो व्हेन कंपेयर टू अनरियल। आप बहुत सारी चीज़ें यूनिटी में कर सकते हो जब आप देख रहे हो तो कोई भी नॉर्मल यूज़र, और उसके लिए आपको एक्सपीरियंस इतना नहीं चाहिए। मतलब आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी सीख सकते हो यूनिटी में, कई सारी चीज़ें। और किसी को So, एक शायद गलती से ही हुआ है। so if अगर doubts ना हो, then we can end this session. Like just a request, please fill the feedback form. I have pinned it in the chat box, and we can declare the session is over. या श्योर। Thank you everyone for joining this, and thank you Devang Shukla for this थैंक यू incredible एवरीवन। session. थैंक यू। यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। थैंक यू। या जाओ, गलती से ही हो रहा है। थैंक यू सर, पंकज सर, थैंक यू। Thank you Pankaj sir, and thank you. Thank you, Deva. The attendance will be mainly monitored by the feedback form. So please fill the feedback form.